2025 की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में हजारों मील दूर से उठ रहे एक अचानक राजनीतिक तूफान ने भारत के कोस्टल कम्युनिटीज में बड़े झटके दिए। ट्रंप प्रशासन डोरसा इंडियाई झींगा इंपोर्ट्स पर 50% का भारी टैरिफ लगाने की घोषणा सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी एडजस्टमेंट नहीं थी, यह एक आर्थिक सुनामी थी। दशकों से यूनाइटेड स्टेट्स भारत के बढ़ते एक्वाकल्चर सेक्टर के लिए सबसे लुक्रेटिव और रिलायबल मार्केट रहा था, जो उसके कुल झींगा एक्सपोर्ट्स का 40% से ज्यादा कंज्यूम करता था। इस एक फैसले ने सालाना $2.5 बिलियन से ज्यादा के बिजनेस रिलेशनशिप पर इफेक्टिवली ताला लगा दिया, जिससे पूरा इंडस्ट्री अनप्रेसिडेंटेड उथल-पुथल और अनिश्चितता में चला गया। इसका तत्काल इंपैक्ट कैटास्ट्रोफिक था। उनका प्राइमरी मार्केट अचानक एक्सेसिबल न होने के कारण इंडियाई झींगा एक्सपोर्टर्स ने निराशा में देखा, क्योंकि शिपमेंट रुक गए और ऑर्डर्स रातों रात कैंसिल हो गए। इसका इंपैक्ट तेजी से सप्लाई चेन में फैल गया। प्रोसेसिंग प्लांट्स जो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे कोस्टल राज्यों में महिलाओं के लिए प्रमुख एम्प्लॉयर हैं, उन्हें अपने ऑम्बियॉन्डशंस को नाटकीय रूप से कम करना पड़ा। इससे बड़े पैमाने पर जॉब लॉस हुआ, जिससे झींगा इंडस्ट्री पर निर्भर हजारों परिवार फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ गए। हम्बल झींगा पर बिकेमी वाइब्रेंट कोस्टल इकोनॉमी अब एक पीढ़ी में अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही थी, जिसमें लाइवलीहुड्स बैलेंस में प्रिकेरियस रूप से लटके हुए थे। इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले फार्मर्सों के लिए स्थिति और भी गंभीर थी। एक्सपोर्ट डिमांड गायब होने के कारण झींगा के फार्म गेट प्राइसेस अलार्मिंग मार्जिन से गिर गए, कुछ एरियाज में तो लगभग 90% तक। कई छोटे और मध्यम आकार के किसान, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स अपने एक्वाकल्चर पॉन्ड्स में इन्वेस्ट की थी, खुद को अपनी फसल को ऐसी कीमत पर सेलने में असमर्थ पाया जो उनके फीड और लेबर के बेसिक कॉस्ट को भी कवर कर सके। लो प्रॉफिट मार्जिन, जो अच्छे समय में भी आमतौर पर 5% के आसपास होते थे, का मतलब था कि एक्सपोर्टर्स टैरिफ को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते थे, जिससे फार्मर्सों के पास ऐसी फसल रह गई जिसे वे बेच नहीं सकते थे और ऐसे कर्ज जिन्हें वे चुका नहीं सकते थे। इस संकट ने पूरे इंडियाई झींगा सेक्टर के लिए इंट्रोस्पेक्शन का एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक क्षण बिकेमिया दिया। एक सिंगल मार्केट पर अत्यधिक डिपेंडेंटता, एक वल्नरेबिलिटी जिस पर इंडस्ट्री सर्कल्स में लंबे समय से चर्चा हो रही थी, अब सबसे स्पष्ट पॉसिबल शब्दों में उजागर हो गई। एक्सपोर्टर्स, जिन्होंने कभी अमेरिकी मार्केट में एक आरामदायक स्थिति का आनंद लिया था, अब सर्वाइवल की लड़ाई का सामना कर रहे थे। उन्हें फ्रोजन झींगा की बढ़ती इन्वेंट्री और नए खरीदारों को खोजने की तत्काल नेसेसरीता से निपटना पड़ा। यह सब फैलती प्राइसों और लुप्त होते मुनाफे से भारी फाइनेंशियल प्रेशर को नेविगेट करते हुए अमेरिकी सपना फिलहाल एक वेकिंग नाइटमेयर में बदल गया था। एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना करते हुए इंडियाई झींगा इंडस्ट्री ने सरकारी पहल के सहयोग से एक रिमार्केबल स्ट्रेटेजिक पिवट को अंजाम दिया। निराशा में डूबे कमी के बजाय एक्सपोर्टर्स ने अपने मार्केटों में डाइवर्सिफाइडता लाने के लिए एक एग्रेसिव अभियान शुरू किया। अपना ध्यान नए क्षितिजों की ओर टर्न्ड। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीन था। देश की समुद्री भोजन के लिए इमेंस और बढ़ती भूख को आइडेंटिटीते हुए इंडियाई कंपनियों ने अपने शिपमेंट को रीडायरेक्ट करने के लिए तेजी से कदम टेकन। चीन, जो पहले से ही एक महत्वपूर्ण इंपोर्ट्स था, तेजी से इंडियाई इंडस्ट्री के लिए एक जीवन रेखा में बदल गया, जिसने उस वॉल्यूम का एक बड़ा हिस्सा अब्सॉर्ब कर लिया जो कभी अमेरिकी तटों के लिए डेस्टिन्ड था। यह रैपिड शिफ्ट संकट के समय में इंडस्ट्री की एजिलिटी का एक प्रमाण था। चीन की ओर यह स्ट्रेटेजिक रीडायरेक्शन चुनौतियों से रहित नहीं था। इंडियाई झींगा का चाइनाई बाजार में अचानक प्रवाह ने सप्लाईकर्ताओं के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा की, जिसने चाइनाई खरीदारों को महत्वपूर्ण 100 देबाजी की शक्ति दी। कॉन्सिक्वेंटली इंडियाई एक्सपोर्टर्स को मिलने वाली प्राइसें अमेरिकी बाजार से मिली प्राइसों की तुलना में औसतन 10% कम थी। हालांकि इसका मतलब पतले लाभ मार्जिन था, यह एक महत्वपूर्ण ट्रेड ऑफ था। चीन को वॉल्यूम बिक्री सुरक्षित करने से प्रोसेसिंग प्लांट चलते रहे,
और किसान व्यवसाय में बिकमे रहे, जिससे एक महत्वपूर्ण राजस्व धारा प्रदान हुई जिसने इंडस्ट्री के पूर्ण पतन को प्रिवेंटेड। यह सर्वाइवल की एक रणनीति थी जिसने भविष्य की स्थिरता के लिए आधार तैयार किया। साथ ही इंडियाई एक्सपोर्टर्स ने यूरोपीय संघ में अपनी पकड़ बीका में आने के प्रयासों को फिर से शुरू किया। यूरोपीय संघ अपने कठोर गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के साथ हमेशा प्रवेश करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण बाजार रहा था। हालांकि अमेरिकी टैरिफ संकट ने इंडियाई कंपनियों को अपनी सुविधाओं और प्रक्रियाओं को अपग्रेड करने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान किया। विश्वास के एक महत्वपूर्ण वोट में यूरोपीय संघ ने 100 से अधिक अतिरिक्त इंडियाई झींगा प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी, जिससे निर्यात में वृद्धि के द्वार खुल गए। यूरोप में यह धक्का सिर्फ एक और बाजार खोजने के बारे में नहीं था, यह पूरी इंडस्ट्री को गुणवत्ता और ट्रेसेबिलिटी के उच्चतम वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए ऊपर उठाने के बारे में था। चीन और यूरोपीय संघ से परे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी ने एक विस्तृत जाल कास्ट जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कंट्रीजों में उच्च गुणवत्ता वाले समुद्री भोजन की स्थापित मांग के साथ भारत से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में उभरते मार्केटों, जिसमें यूएई शामिल है, के साथ साथ रूस और यूनाइटेड किंगडम को प्रमुख विकास सेक्टरों के रूप में आइडेंटिटी आ गया। इंडियाई सरकार और इंडस्ट्री निकायों ने नए वाणिज्यिक पुल बिकमियाने के लिए व्यापार मिशनों का आयोजन और निर्यात प्रोटोकॉल को सरल बिकमियाने के लिए मिलकर काम किया। इस मल्टी प्रॉन्ग्ड दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि इंडस्ट्री अब एक ही खरीदार पर खतरनाक रूप से निर्भर नहीं थी, जिससे एक अधिक संतुलित और रेजिलिएंट निर्यात पोर्टफोलियो का निर्माण हुआ। भारत के मार्केट पिवोट की सफलता में उसकी अग्रणी निर्यात कंपनियों के स्ट्रेटेजिक एडेप्टेशंस का महत्वपूर्ण योगदान था। अवांती फीड्स, देवी सी फूड्स और द वाटर बेस लिमिटेड जैसी फर्मों ने सिर्फ नए ग्राहक नहीं ढूंढे, उन्होंने अपने पूरे मार्केट अप्रोच को री इंजीनियर किया। उन्होंने विभिन्न झींगा प्रोडक्टों जैसे कच्चे, जमे हुए, वन्नमयी झींगा से लेकर वैल्यू एडेड और रेडी टू कुक आइटम्स तक के कंसाइनमेंट्स को अमेरिका से दूर और अपने नए टारगेट मार्केट्स की ओर एक्सपर्टली रीडायरेक्ट किया। इन कंपनियों ने अपनी गहरी मार्केट नॉलेज का लाभ उठाया ताकि चाइनाई और अन्य एशियाई कंज्यूमर्सों की विशेष डिमांडों को समझा जा सके। अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को उन जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया और बड़े वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए, जिससे उनकी सप्लाई चेन एक्टिव रही और उनके कर्मचारी कार्यरत रहे। ट्रेड के इस बड़े पैमाने पर रीडायरेक्शन ने भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर भारी मांग प्लेस्ड। देश के प्रमुख पोर्ट हब्स, जिनमें आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, केरल में कोच्चि, गुजरात में मुंद्रा और पश्चिम बंगाल में कोलकाता शामिल हैं, इस नई निर्यात ड्राइव के एपिसेंटर्स बन गए। इन पोर्ट्स को एशिया और यूरोप में गंतव्यों के लिए टर्नडे हुए शिपिंग रूट्स और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स को संभालने के लिए तेजी से अपने एम्बियंट्स को अनुकूलित करना पड़ा। इन पोर्ट्स की दक्षता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थी कि फ्रोजन झींगा कंसाइनमेंट्स को प्रोसेसिंग प्लांट्स से जहाजों तक बिना देरी के ले जाया जा सके, जिससे कोल्ड चेन की अखंडता और आगमन पर प्रोडक्ट की गुणवत्ता बिकेमे ही रहे। इस लॉजिस्टिकल पहेली में एक महत्वपूर्ण एलिमेंट इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब्स का स्ट्रेटेजिक उपयोग था। कोलंबो, श्रीलंका जैसे पोर्ट्स, जो भारत के ट्रांसशिप्ड कार्गो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभालते हैं, और सिंगापुर एक ग्लोबल मैरीटाइम क्रॉस रोड्स महत्वपूर्ण बिचौलिए बन गए। इन हब्स ने इंडियाई एक्सपोर्ट्सों को शिपमेंट को कंसोलिडेट करने और ग्लोबल शिपिंग लाइंस के एक व्यापक नेटवर्क से जुड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की। पोर्ट क्लांग, मलेशिया, जेबेल अली, यूएई और हांगकांग और शेंजेन के पोर्ट्स जैसे अन्य प्रमुख हब्स ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इंडियाई झींगा चीन और अन्य जगहों पर अपने एंडिम गंतव्यों तक कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी ढंग से पहुंच सके। विभिन्न कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन को अनुकूलित करने के लिए बिस्पोक लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजियां विकसित की। उदाहरण के लिए, कुछ एक्सपोर्ट्सों ने पूर्वी एशियाई पोर्ट्स से अपने लगातार कनेक्शन के लिए
कोलंबो और सिंगापुर रूट्स को प्राथमिकता दी, जिससे तेजी से ट्रांजिट टाइम मिला। अन्य ने जेबेल अली को मिडिल ईस्ट में बढ़ते मार्केटों की सेवा के लिए और यूरोप के लिए आगे की नौकायन से जुड़ने के लिए एक गेटवे के रूप में उपयोग किया। चीन में हाई एंड मार्केट्स के लिए डेस्टिन्ड प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए हांगकांग के माध्यम से रूटिंग ने विशेष हैंडलिंग और तेज पहुंच की पेशकश की। लॉजिस्टिक्स के लिए यह सोफिस्टिकेटेड और फ्लेक्सिबल अप्रोच इंडस्ट्री के संकट के सफल नेविगेशन में एक महत्वपूर्ण, हालांकि अनदेखा कारक था। जो एक विनाशकारी झटके के रूप में शुरू हुआ था, वह हाइंडसाइट में इंडियाई झींगा उद्योग के भीतर सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन गया है। अमेरिकी टैरिफ संकट ने सामान्य व्यवसाय के मौलिक पुनर्मूल्यांकन को मजबूर किया। यूरोपीय संघ और जापान जैसे समझदार मार्केटों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कंपनियों के पास अपने संचालन के आधुनिकीकरण में भारी निवेश करने के अलावा नो ऑप्शन नहीं था। इसने कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण उन्नयन, उन्नत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को अपनाने और परिष्कृत ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स के कार्यान्वयन को प्रेरित किया, जो एक उत्पाद को खेत के लौकीब से उपभोक्ता की थाली तक ट्रैक करने की अनुमति देते हैं। आधुनिकीकरण की इस लहर ने उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है। इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लाभ भारत की बाजार डिपेंडेंटता में भारी रिड्यूस्ड रही है। 2025 का दर्दनाक सबक अच्छी तरह से सीखा गया है। चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कई अन्य कंट्रीजों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध सक्सेसपूर्वक स्थापित करके इंडियाई झींगा उद्योग ने अपने भविष्य के लिए एक विविध और कहीं अधिक स्थिर फाउंडेशन का निर्माण किया है। भारत ने अब खुद को वैश्विक समुद्री भोजन बाजार में एक बहुमुखी और फुर्तीले स्विंग सप्लायर के रूप में फिर से स्थापित किया है, जो डायनामिकली से अपना ध्यान केंद्रित करने और आपूर्ति करने में सक्षम है, जिस भी क्षेत्र में सबसे बड़ा अवसर प्रस्तुत होता है, जिससे खुद को किसी भी एक देश की नीतिगत परिवर्तनों के झटकों से बचाया जा सके। इस यात्रा ने भारत के झींगा फार्मर्सों के भविष्य को नया आकार दिया है और वैश्विक समुद्री भोजन क्षेत्र में ब्रांड इंडिया की छवि को चमकाया है। गुणवत्ता, ट्रेसेबिलिटी और स्थिरता पर जोर, नए बाजार मानकों को पूरा करने की नेसेसरीता से प्रेरित ने इंडियाई झींगा की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। किसान तेजी से बेटर एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, यह जानते हुए कि उनके उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्टों के लिए एक मजबूत और विविध वैश्विक बाजार है। उत्कृष्टता पर यह ध्यान न केवल उनकी आजीविका को सुरक्षित करता है, बल्कि विश्व मंच पर इंडियाई समुद्री भोजन के लिए एक मजबूत, अधिक विश्वसनीय ब्रांड पहचान भी बीके में आता है। इसे गुणवत्ता और विश्वसनीयता से जोड़ता है। निष्कर्ष में 2025 के बाद इंडियाई झींगा उद्योग की कहानी रिजिलियंटपन, अनुकूलन और प्रतिकूलता से पैदा हुए अवसर की एक शक्तिशाली कथा है। टैरिफ संकट, जिसने कभी इस क्षेत्र को घुटनों पर लाने की धमकी दी थी, एंडतः इसे विकसित होने के लिए मजबूर किया। इसने एक ही बाजार पर अपनी जोखिम भरी डिपेंडेंटता को त्याग दिया, अपने बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया और वैश्विक बाजार में एक नई, अधिक गतिशील पहचान फोर्ज्ड। इस संकट ने अंत को नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत को चिह्नित किया, यह साबित करते हुए कि स्ट्रैटेजिक अवेदर्शिता और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ सबसे फॉर्मिडेबल चुनौतियों को भी अधिक और अधिक स्थायी सफलता के लिए कदम पत्थर में टर्ना जा सकता है।